अस्सलाम बच्चों, क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करते हैं। मोटर व्हीकल कॉस्ट 400,000. इट हैज एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 years of 40,000. If the sum of the digits method of depreciation is used, what will be the carrying amount of the asset at the end of year number 2? सम ऑफ डिजिट्स मेथड में क्या किया जाता है, एसेट की जितनी जिंदगी है उसके ईयर्स लिखे जाते हैं और उन ईयर्स का सम किया जाता है। अच्छा, आपकी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो कितनी है? डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि 4 लाख में से 40,000 माइनस कर दिया तो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होगी वो 360,000 है। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय ये जो सम ऑफ द ईयर्स आ रहा मल्टीप्लाइड बाय ईयर 5। पहले साल की डेप्रिसिएशन के लिए आप लास्ट ईयर वाला जो डिजिट है उसको यूज करोगे, ठीक है? तो आप जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करोगे पहली बार। अच्छा, दूसरी बार सर क्या होगा? दूसरी बार जो है आप क्या करोगे? दूसरी बार पहली बार की ये वैल्यू आ गई, ठीक है? डेप्रिशिएबल अमाउंट 360,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू ईयर नंबर 5 वाले ईयर्स यानी कि 5। अगले साल आप क्या करोगे? अगले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यानी कि ईयर नंबर 2 की कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड लास्ट ईयर लोगे, वही 360,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4। उससे अगले साल के लिए क्या करोगे? उससे अगले साल के लिए आप जो है वो ईयर 1 में 5 लिया, ईयर 2 में 4 लिया, ईयर 3 में 3 ही ले लेते हैं। अच्छा, ईयर नंबर 4 में क्या होगा? ईयर नंबर 1 में 5 लिया था, 2 में हमने 4 लिया था, 3 पे 3 लिया था, 4 पर अब हम 2 लेंगे। रिवर्स चल रहा है यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है? और उसके बाद फिर फाइनल ईयर में क्या करेंगे? फाइनल ईयर में आप ले लोगे 1, यानी कि जब साल पहला है तो आप उसको 360,000 को 15 से डिवाइड कर कर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब साल दूसरा है तो 360,000 को 15 से डिवाइड कर कर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब साल तीसरा है तो 360,000 को 15 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब साल चौथा है तो 360,000 को डिवाइड कर रहे हो 15 से और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आखिरी साल है तो 360,000 को 15 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब पहले साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू क्या आएगी? 4 लाख कॉस्ट थी माइनस 120,000 की जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अगले साल नेटबुक वैल्यू क्या आएगी? 4 लाख। अब हम माइनस करेंगे क्या क्या? एक 20 भी माइनस करेंगे और 96 भी माइनस करेंगे, तो ये 184,000 होगा। उससे अगले साल क्या होगा? 4 लाख माइनस पहले साल के 120, दूसरे साल के 96 और तीसरे साल के 72। फिर क्या होगा? 4 लाख माइनस पहले साल के 120, दूसरे साल के 96 और तीसरे साल के 72 और चौथे साल के 48। फिर क्या होगा? 4 लाख माइनस पहले साल के 120, दूसरे साल के 96, तीसरे साल के 72, चौथे साल के 48, पांचवें साल के 24। देखिए 40,000 ये रेजिडुअल वैल्यू से भी मैच कर रहा है। तो हमसे उसने पूछा था कि दूसरे साल के आखिर में कैरिंग अमाउंट यानी कि नेटबुक वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 184,000। 32 medium limited purchased a car for 2.2 million. It has an estimated salvage value of 200,000 and a useful life of 5 years. What is the depreciation charge for the first year under the sum of the year digit method? अब इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली करने का मतलब है 2200,000 माइनस 200,000, इससे हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ईयर्स यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि वो 15 बनेगा। और हमें डिप्रिसिएशन बतानी है फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है जी? इसका मतलब हो गया कि 32 का आंसर जो है ना हमारा वो सी है। 33 पर चलते हैं। नॉर्मल लिमिटेड परचेज प्रेमिसेस फॉर 16 million with no salvage value and useful life of 45 years. What is the depreciation charge for the 4th year under the sum of the digits method? अगेन कितने साल है? यूजफुल लाइफ ऑफ 45 ईयर्स। 45 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। अब सर 45 ईयर्स का अगर हम सम ऐसे ढूंढने बैठ गए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तो हमारा काम ही हो गया। तो सर क्या इसका शॉर्टकट है? हाँ, इसका एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट ये है कि आप जो है ना वो क्या करोगे कि आप
आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मिसाल के तौर पर अगर 5 साल हो, अगर 5 साल हो तो हमारा 5 साल का सम 15 बन रहा था ना, वो ऐसे भी आ सकता है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर 45 मल्टीप्लाइड बाई 46, 45 इतने साल है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है उसको और फिर 2 से डिवाइड करना, तो 1035 बन रहा होगा सम। ठीक है जी। अब 1035 सब बन जाएगा, तो इसने आपसे डेप्रिसिएशन चार्ज पूछा चौथे साल का, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज पूछा। सही है। अब आपने सम ऑफ ईयर्स तो ढूंढ लिए, अब चौथे साल में आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, ये ज़रा आप थोड़ा सा सोच लो। देखो, अगर हम चौथे साल की बात करते हैं तो ईयर नंबर 1 में हमने 45 यूज़ करना है, ईयर 2 में हमने 44 यूज़ करना है, ईयर 3 में हमने 43 यूज़ करना है, तो ईयर नंबर 4 में हमने 42 यूज़ करना है। लिहाजा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 16 मिलियन डिवाइडेड बाई 1035 इंटू 42, 649275। ठीक है जी। मैंने एक जीरो कम डाल दिया। 1 2 3 4 5 6। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसको चेक करूं वर्किंग में। 16 मिलियन है ना? 16, 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 बी आंसर बन रहा है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस का मसला हो रहा है। ठीक है, तो ये शायद नॉर्मल लिमिटेड परचेज प्रेमिसेस फॉर 16 मिलियन सर्विस वैल्यू 649,275.4 बनना चाहिए। शायद डेसिमल प्लेस का मसला है। बहरहाल बी इसका आंसर होना चाहिए। या मे बी ये 160 मिलियन होगा। अगर आप आईकेप की बुक में आंसर देखते हो ना, तो वहां पर आंसर में 160 मिलियन यूज होगा। तो एनीवेज बी आंसर होगा, लेकिन तरीका ये याद रखिएगा। 34, Honza Limited acquired a new office building on 1st October. Its initial carrying amount consisted of land, building structure, air conditioning system. Estimated lives of the building structure and air conditioning system are 25 years and 10 years respectively. When the air conditioning system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for 500,000. The residual value हो गई। Depreciation is time apportioned where appropriate. At what time, what amount will the non-current assets be shown on Honza Limited's statement of financial position? सबसे पहली बात करते हैं लैंड की। लैंड जो है ना, उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, तो लैंड तो है ना 2 मिलियन पर ही आ रहा होगा। ठीक है ना, 2 मिलियन पर लैंड आ रहा होगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी टोटल वैल्यू 10 मिलियन लिखी हुई आ रही है, उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल लिखी हुई आ रही है, और 1 अक्टूबर के बैलेंसेस हैं यहाँ, और 31 मार्च की बात हो रही है। तो बिल्डिंग की 10 मिलियन की तो आपकी कहने के कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो 10 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 साल की ज़िंदगी है, 10 से डिवाइड किया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुए, जनवरी फरवरी मार्च 3 और महीने हो गए, तो 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी डेप्रिसिएशन इसकी लगानी चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा 10 माइनस 0.5, यानी कि 9.5 पर। ठीक है, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। डेसिमेट ले लो बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की जिंदगी सॉरी 25 साल है, 10 साल नहीं है, 25 साल है, तो ये 9.8 मिलियन बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 4 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है, और 10 ईयर्स की ज़िंदगी, और रेजिडुअल वैल्यू 500,000 है। 4 मिलियन यहाँ लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, 4 माइनस 0.5 यानी कि रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ यानी कि 10, और इसको भी 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी नेटवर्क वैल्यू जो बन जाती है वो बन जाती है 3.825। तो अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लैंड 2 मिलियन पर आ रहा होगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर 9.8 पर आ रहा होगा, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो 3.825 पर आ रहा होगा, तो 15.625 टोटल वैल्यू होगी। ये 34 का आंसर होगा। 35, an entity purchased land with an office building. The building has a useful life of 20 years. How should the land be depreciated? लैंड
इज नॉट डेप्रिशिएटेड, यानी कि लैंड को कभी भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि उसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है, उसकी लाइफ जो है वो डिटरमाइन ही नहीं हो सकती, तो डू नॉट डेप्रिशिएट लैंड यानी कि सी आंसर होगा, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती। 36, इफ एन एसेट इज आइडल देन, अगर कोई एसेट आइडल होगा तो क्या होगा? जब एसेट आइडल होगा यानी कि यूज नहीं हो रहा होगा, उस वक्त हम क्या करेंगे? Depreciation is paused, depreciation for the entire period, depreciation is growth, depreciation continues. अब आइडियल एसेट के केस में भी जनरली हम जो है वो डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हैं और चार्ज करते हैं और हम अपने एक्सपेंसेस में उसको बुक करते हैं, ठीक है, अनलेस कि कोई यूनिट्स वाला मेथड हो या कुछ हो, तो डी आंसर होगा। 37, Tom Limited runs a sports equipment manufacturing business with the year end of 31st December 2019. On 1st April 2019, Tom Limited acquired a delivery truck at a cost of 4.8 billion. The expected life of the truck is 8 years and residual value is expected to be nil. What is the depreciation charge for 2019 on straight line basis? Straight line method basis method में cost 4.8 million माइनस स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर 0 है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो है वो ट्रक की 8 साल है, और डेप्रिसिएशन जो है वो हमें 2019 की चार्ज करनी है, जिसमें हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च गुजर चुका है। अप्रैल से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 9 महीनों की, तो 9/12 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 मिलियन यानी कि सी आंसर होगा। 38, an entity which makes up its accounts annually at 31st December provides for depreciation for its machinery at the rate of 10% per annum using the straight line method. On 31st of December 2016, the machinery consisted of 3 items purchased as under 1 जनवरी 2014 को मशीन ए खरीदी थी, 1 अप्रैल 2015 को मशीन बी खरीदी थी, 1 जुलाई 2016 को मशीन सी खरीदी थी। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 2016? अब पहली वाली मशीन जो 3 मिलियन की है वो तो हमारे पास पूरे साल रही है, ठीक है ना। हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, एन एंटिटी विच पिक्स अप इट अकाउंट्स एनुअली एट 31st दिसंबर, तो ये तो हमने 2016 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये मशीन 2014 की 1 जनवरी को खरीदी थी, इसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 मिलियन इंटू 10%, ठीक है। दूसरी जो मशीन है मशीन बी, वो भी 2015 में खरीदी है, 2015 में खरीदी है, तो इस साल तो पूरे साल इस्तेमाल हुई है ना, तो 2 मिलियन का इसका भी 10% आ रहा होगा। तीसरी मशीन जो है वो 4 मिलियन की खरीदी है, लेकिन 4 मिलियन वाली मशीन का 10% लेकर और उसको 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस साल उसको 6 महीने इस्तेमाल किया है, लिहाजा टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 7 मिलियन होगी। 38 का आंसर जो होगा वो सी होगा। 39 पर चलते हैं। एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट्स एनुअली टू 31st December प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन फॉर इट्स मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% per annum using the reducing balance method. On 31st December 2016, the machinery cost consisted of 3 items purchased as under. What will be the depreciation charge for the year 2016? अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है तो ज़रा ख्याल रखेंगे, मशीनें की वर्किंग करते हैं। मशीनें मैंने 1 जनवरी 2014 को खरीदी थी 3 मिलियन की, ठीक है। 2014 वाले साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 3 मिलियन का 10% होगी, और 1 जनवरी 2015 वाले दिन इसकी जो वैल्यू होगी ना वो अब हो जाएगी 3 मिलियन माइनस 3 लाख यानी कि 2.7 मिलियन, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई होता है वो हमारी जो रिमेनिंग रेजिडुअल वैल्यू है ना उस पर अप्लाई हो रहा होता है। तो अब 2015 की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 2015 की डेप्रिसिएशन 2.7 का 10% होगी। 2.7 मिलियन में से 270,000 अगर माइनस कर देते हैं, ये 1 जनवरी 2016 वाली वैल्यू आ गई। अब 2016 की जो डेप्रिसिएशन होगी, 2016 की जो डेप्रिसिएशन होगी, साल 2016 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो इसका 10% होगी, यानी कि 243,000 होगी। ये मशीन ए के लिए हो गया कि मशीन ए की जो डेप्रिसिएशन होगी वो 243,000 होगी, पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर तीसरे साल। अच्छा, मशीन बी की बात करते हैं। मशीन बी जो है वो हमने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी। 1 अप्रैल 2015 को इसकी वैल्यू थी 2 मिलियन, ठीक है। 2015 वाले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? इस अमाउंट का 10% लिया और फिर इसको हमने 9/12 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च गुजर चुका है, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 9 महीनों की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो आपके पास जो है ना वो 1 जनवरी 2016 वाले दिन का अमाउंट जो है वो 1850 आ जाएगा। 2016 वाले साल की डेप्रिसिएशन अब कितनी लगेगी? इस पर 10% लगेगी, और इस पर अगर 10% लगेगी तो वो बन जाएगा 185,000, ठीक है जी।
तीसरी वाली मशीन जो है यानी कि मशीन नंबर सी जो है, मशीन सी जो है वो तो खरीदी ही 1 जुलाई 2016 वाले दिन है, तो उसका यही पहला साल है, यानी कि इसकी डेप्रिसिएशन होगी 4 मिलियन इंटू 10% इंटू 6/12, यानी कि इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी टोटल 200,000 की इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब हम सारी डेप्रिसिएशंस को ऐड कर देते हैं, 243,000, 185,000 और 200,000, तो ये हमारा अमाउंट 628,000 बन जाता है। 39 का आंसर होगा बी। 40, an entity which picks up its accounts annually on 31st December provides for depreciation for its equipment at the rate of 10% per annum using the reducing balance method since it was bought on 1st January 2018 for 4 million. On 1st January 2021, the entity concluded that a straight-line method would be more appropriate for this equipment and estimated remaining useful life of 5 years with residual value 500,000 at the end of useful life. What is depreciation expense for the year ended 31st of December 2021? अब देखें, पहली बात तो ये है कि आपने ये मशीन जो है ना वो 1 जनवरी 2018 वाले दिन खरीदी, और 2018 वाले दिन 1 जनवरी को आपने ये मशीन खरीदी 4 मिलियन की, ठीक है। 2018 वाले साल की 2018 वाले साल की जो टोटल एप्रिसिएशन होगी, 2018 वाले साल की जो टोटल एप्रिसिएशन होगी वो इसका 10% होगी, यानी कि 1 जनवरी 2019 वाले दिन अब जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 मिलियन माइनस 4 लाख, यानी कि 3.6 मिलियन। फिर 2019 वाला साल जो है उसकी डेप्रिसिएशन जो होगी वो 3.6 मिलियन का 10% होगी। 3.6 मिलियन का 10% ले लेते हैं तो 1 जनवरी 2020 वाले दिन की वैल्यू आ जाती है जो कि बन जाती है 3.6 मिलियन माइनस 360,000, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर आगे चलते हैं, ज़रा इसको सेट कर लूँ। उसके बाद साल 2020 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो इसका 10% होगी, और फिर 1 जनवरी 2021 वाले दिन जो वैल्यू आ जाएगी वो 3240,000 माइनस 324,000, यानी कि 2916,000 हो जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट हो सकती थी कि 4 मिलियन की वैल्यू है और हर साल अगर डेप्रिसिएशन 10% है तो 90% अमाउंट बच जाएगा। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद का अगर अमाउंट ढूंढना है तो 90% की पावर 3, देखें डायरेक्टली भी ये अमाउंट ढूंढ सकते हो। इस दिन आपने जो है वो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया और अब आप आ गए स्ट्रेट लाइन मेथड पर, यूजफुल लाइफ 5 साल और रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख रुपए। तो अब अगले सालों में यानी कि फॉर एग्जांपल 2021 वाले साल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो होगी ये नई वाली वैल्यू, यानी कि जो जब आप कोई मेथड चेंज करते हो ना तो उस दिन की जो कैरिंग वैल्यू होती है उसको आप स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूले में कॉस्ट एज्यूम कर लो, यानी कि 2916,000 माइनस 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी कि 5। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आपके पास 1 जनवरी 2022 वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 2022 की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, अगेन इसी तरह से जो ऊपर वाली वैल्यू है जब आपने मेथड चेंज किया था माइनस जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो कि 5 साल है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये कहानी चलती रहेगी और आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो बुक्स पे चार्ज होती रहेगी, ठीक है। तो बहरहाल उसने मुझसे जो ये पूछा था कि 2021 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, तो वो 483,200 होगी, यानी कि डी आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।